नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार पीसीएस की परीक्षा को देखते हुए हमारे चैनल ने विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने की एक सीरीज़ शुरू की थी। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान और दृष्टि आईएएस संस्थान के पेपर सॉल्व कर ही रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 7। ये मित्रों पेपर जो है वो आपका इतिहास यानी हिस्ट्री से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन पर्ण सिक्के बने होते थे। मौर्यकालीन पर्ण सिक्के बने होते थे। तांबे के ए ऑप्शन में, स्वर्ण बी ऑप्शन में, चांदी सी ऑप्शन में, उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, मौर्यकालीन जो पर्ण सिक्के होते थे जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? जिसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। किससे मिलती है? अर्थशास्त्र से। क्योंकि अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मौर्य में यानी मौर्य काल में अधिकारियों यानी अमात्यों और सैनिकों को क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। और ये वेतन जो था वो किसके आधार किस पे दिया जाता था? पणों के रूप में दिया जाता था। और ये पण कौन होते थे? ये पण सिक्के होते थे। और कौन सी धातु थी? तो वो मित्रों धातु थी चांदी। कौन सी धातु थी मित्रों? चांदी थी। चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? पण कहलाते थे। ठीक है। और इसके बाद बात आती है यहाँ पे अर्थशास्त्र की। तो मित्रों आप लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र को लिखने वाला कौन था? चाणक्य था। किस नाम से हम लोग जानते हैं उस व्यक्ति को? चाणक्य के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम कौटिल्य था। क्या था मित्रों? कौटिल्य था। और इसका अगर रियल नेम की बात करें, इसका अगर हम लोग रियल नेम देखें तो इनका रियल नेम था विष्णुगुप्त। क्या था मित्रों? विष्णुगुप्त इनका रियल नेम था। तो ये है हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। पर्ण यानी किसके सिक्के होते थे? चांदी के सिक्के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा उनके विजयों का विवरण किस शिलालेख में वर्णित है? हरिसेन के द्वारा जो दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, उनके द्वारा जो विजय हैं वो किस शिलालेख में वर्णित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ऑप्शन देखें तो ए में दिया गया है मेहरौली का लौह स्तंभ, बी में दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति पत्र, सी में दिया गया है मथुरा शिलालेख और डी में दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें समुद्रगुप्त से रिलेटेड, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है प्रयाग का प्रशस्ति पत्र रिटेन बाई हिज पोइट जिसका नाम है हरिसेन। अगर हम मेहरौली के लौह स्तंभ की बात करें तो ये हमें जानकारी देता है चंद्रगुप्त द्वितीय से। किसकी जानकारी मिलती है इससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है मित्रों, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? उसको देखते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में एरीपत्ती निर्माण के उद्देश्य से एक विशेष भूमि थी। ए धन्यागार के, बी हाथी आश्रय के, सी जलाशय के और डी मंदिर के या ई उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो एरीपत्ती है उसको एक प्रकार का
इसको एरीपत्ती जो थी उसे दक्षिण भारत में एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पर एक जलाशय, एक तालाब के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। एरीपत्ती यानी जलाशय का प्रयोग किया जाता था, उसके लिए जलाशय युक्त भूमि थी, ठीक है। और ये भूमि जो होती थी, जलाशय युक्त भूमि, ये भूमि दान में मिलती थी। किस में मिलती थी मित्रों? दान में मिलती थी। और इस जो भूमि है, इस भूमि से, दान युक्त इस भूमि को या दान में प्राप्त इस भूमि से गांवों में क्या किया जाता था? गांवों के लिए ये जलाशय का काम करता था, यानी पानी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर आप सीधा आंसर समझ रहे होंगे कि ये किसके लिए उपयोग हो रही है? जलाशय के लिए हो रही है। तालाब बनाया जाता था गांव के उपयोग के लिए, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्या कह रहा है? दिल्ली का कौन सा सुल्तान रक्त एवं लौह की नीति अपनाने के लिए जाना जाता है? ठीक है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान जाना जाता है? तो सबसे पहले आता है इल्तुतमिश, पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन में बलवन है। सी ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी हैं। और डी ऑप्शन में उपरोक्त में से एक से अधिक। यदि हम यहाँ पर बात करें रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने यूज़ की थी? तो ये पॉलिसी यूज़ की थी किसके द्वारा? बलवन के द्वारा। अब जरा बलवन का इतिहास मित्रों जान लें। बलवन का रियल नेम था उलोग खान। क्या था मित्रों? उलोग खान का टाइटल को अगर देखा जाए तो बलवन को ही मिला था। और ये बलवन जो है वो गद्दी पर कब बैठा था? ये बलवन बैठा था 1266 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो बलवन और इल्तुतमिश हैं, ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड हैं? ये गुलाम वंश से संबंधित हैं। किस वंश से संबंधित हैं मित्रों? गुलाम वंश से संबंधित हैं, ठीक है। बलवन जिसने एक उपाधि और ली थी, उस उपाधि का नाम है जिल्ले इलाही। क्या है टाइटल? जिल्ले इलाही का भी टाइटल इस बंदे ने लिया था, ठीक है। तो ये कौन सी पॉलिसी हो गई? ब्लड एवं आयरन की पॉलिसी हो गई। और ये पॉलिसी जिल्ले इलाही वाले व्यक्ति, यानी जिल्ले इलाही का मतलब होता है अल्लाह का अक्स, यानी बलवन ये कहता था कि हमारे अंदर ही अल्लाह का अक्स है, यानी हम अल्लाह के ही एक अवतार के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है 5? जरा उसे ध्यान से देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? नंबर ए ऑप्शन मेगास्थनीज, बी ऑप्शन सेल्यूकस निकेटर, सी ऑप्शन सिकंदर और डी ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस यूनानी शासक को पराजित किया था वो था सिकंदर का सेल्यूकस निकेटर। कौन था मित्रों? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। और ये सिकंदर के साथ भारत आया था। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, सॉरी। नंबर 6, फरीद खान को शेर शाह की उपाधि किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? फरीद खान को शेर शाह की उपाधि से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ए 1532, बी 1539, सी 1540 या डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों शेर शाह, जिसका एक नाम शेर खान भी है, क्या नाम है? शेर खान भी है, इसने 1539 में किस टाइटल से दिया गया इसे? शेर शाह का टाइटल। अब आप लोग कहेंगे कि 1539 में ऐसा क्या हुआ था? 1539 में इसने एक युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध है मित्रों? चौसा का युद्ध। और ये युद्ध जो है वो कन्नौज,
किसके साथ हुआ था? ये युद्ध हुआ था आपका हुमायूं के साथ। किसके साथ मित्रों? हुमायूं के साथ और शेर खान के साथ। और इस युद्ध में अगर हम देखेंगे कौन जीतेगा, उसमें शेर शाह जीतेगा, फरीद जीतेगा, और वो कौन सा टाइटल ले लेगा? शेर शाह का टाइटल ले लेगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? मेरा नाम मानना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना। यह स्टेटमेंट मित्रों किसका है? क्या है यह स्टेटमेंट? किसका है? ऑप्शन ए में है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी में है लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन सी में है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, और उपरोक्त में से एक से ठीक है। तो बात करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन मित्रों भारत रहा था 1899 से लेकर 1905 तक। कब तक रहा था? 1899 से लेकर 1905 तक भारत का ये वाइसरॉय क्या था? वाइसरॉय था। क्या है भारत का? भारत का ये वाइसरॉय है लॉर्ड कर्जन, और इसने ही कांग्रेस के विभाजन के समय या कांग्रेस में नरम दल और गरम दल की फूट पड़ने के समय ऐसा स्टेटमेंट दिया था। और इसका आप परिणाम भी देखते हैं, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के दौरान विभाजन भी हो जाता है। एक गुट नरम दल कहलाता है, एक गुट गरम दल कहलाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। किसने कहा है 1857 का तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है? ये R.C. मजूमदार, बी S.N. सेन, सी जॉन लॉरेंस, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये स्टेटमेंट किसका है? ये प्रथम संग्राम न तो राष्ट्रीय था ना अंतर प्रथम था। ये है आपका R.C. मजूमदार। ठीक है, किसका है स्टेटमेंट? R.C. मजूमदार की पुस्तक द स्पॉय म्यूटनी एंड द ऑफ, इनने एक बुक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ए हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, बी केशव चंद्र सेन, सी राजा राम मोहन राय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना जिस व्यक्ति ने की उसका नाम था राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है इन्हें, भारत के पिता, राष्ट्रवाद के जनक के तौर पे भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अग्रदूत भी कहे जाते हैं। महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी माना है। क्या माना है? राजनीतिक गुरु भी माना है। किसे? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की थी?
गौतम बुद्ध की माता के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शाक्य, कौशल, लिच्छवी। तो ये किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की थी। किस वंश की थी मित्रों? लिच्छवी वंश की थी गौतम बुद्ध की माता। ओहो, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है मित्रों। लिच्छवी वंश की गौतम बुद्ध की माता नहीं थी, लिच्छवी वंश की थी महावीर स्वामी की माता। गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कौशल की थी, श्रावस्ती, कौशल, अवंती, ठीक है, कौशल की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है उसे समझते हैं 11 को हम लोग। निम्नलिखित शासकों में किसने किसानों की मदद के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेरशाह सूरी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें पट्टा और कबूलियत की जो ये व्यवस्था शुरू की गई थी, ये की गई थी ठीक है, ये की गई थी शेरशाह सूरी द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? शेरशाह सूरी द्वारा। किसानों को पट्टा दे दिया जाता था, कबूलियत दे दिया जाता था, जिससे सीधे किसे दे दिया जाता था? किसानों को। किसे दे दिया जाता था? किसानों को। और इसका परिणाम ये निकला कि जमींदारों का हस्तक्षेप, जमींदारों का जो था हस्तक्षेप, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो किसने शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो सोम प्रकाश जो अखबार है वो 1858 कब? 1858 में कब किया गया था? 1858 में नील की खेती करने वाले किसानों की दशा के बारे में वर्णन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन देव समाज का संस्थापक था? ए शिव नारायण अग्निहोत्री, बी राधाकांत देव, सी केशव चंद्र सेन, या डी हैं आपके उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। और ये समाज बनाया गया था मित्रों 1887 में। कब बनाया गया था? 1887 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहले से सुधारक को लोक हितवादी नाम से जाना जाता है, वो हैं गोपाल हरि देशमुख। किस कौन हैं? गोपाल हरि देशमुख। ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे, ठीक है, और ब्रिटिश राज में न्यायाधीश के पद पर रहे थे कुछ समय थे, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट और उनका फेमस है, अगर धर्म सामाजिक सुधार को स्वीकृति नहीं देता है तो ऐसे धर्म को भी बदल देना चाहिए, ये कहा गया था गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। ठीक है मित्रों, ऐसे धर्म को बदलने के लिए भी वो तैयार रहते थे और ऐसा धर्म बदल देना चाहते थे जो उन्हें किसी भी धर्म सुधार की बात या समाज सुधार की बात के खिलाफ ले जाता हो। ठीक है, अगर गोपाल हरि देशमुख के बारे में बात करें तो ब्रिटिश राज में ये न्यायाधीश के पद पर भी रहे थे। किसके पद पर भी रहे थे? न्यायाधीश के पद पर भी रहे थे कुछ समय के लिए। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? 15 ने अपभ्रंश में अपने आरंभिक महत्वपूर्ण कृतियों तथा इसके पहले व्याकरण की रचना की। तो वो अपभ्रंश है किस? कौन सा? जैन अपभ्रंश ने। जैन ने अपभ्रंश में अपने आरंभिक महत्वपूर्ण कृतियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16? जरा उसे देखते हैं हम लोग।
मौर्यकालीन पद समाहर्ता संदर्भित करता है राजस्व संग्रहकर्ता, बी कोषाध्यक्ष, सी पुरोहित, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, मौर्यकालीन पद जो समाहर्ता था वो राजस्व संग्रह करता है। कौन है? राजस्व संग्रह करता, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए 17 पर। विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण का आदेश दिया गया था विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, लोका महादेवी, कीर्तिवर्मन द्वितीय, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, विरूपाक्ष मंदिर निर्माण का आदेश लोका महादेवी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लोका महादेवी। ठीक है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में एकांत गांव में पडक्कल में अपने उत्कृष्ट मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर शाही अनुष्ठान किए जाते थे। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण का आदेश वहाँ की रानी लोका महादेवी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दीपवंश एवं महावंश ग्रंथ संबंधित है ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी शैव धर्म से, और डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दीपवंश और महावंश ये जो हैं वो किससे संबंधित हैं? वो मित्रों संबंधित हैं महात्मा बुद्ध से, यानी बौद्ध धर्मों से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 19? इसको जरा देखते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका खिलजी, दूसरा है आपका लोदी, तीसरा है आपका गुलाम, और चौथा है आपका तुगलक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया, तो मित्रों गुलाम वंश के शासन की अगर हम बात करें तो 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया। खिलजी वंश के बारे में बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक इन्होंने शासन किया। तुगलक वंश के बारे में अगर हम बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक इनने शासन किया। लोदी वंश के बारे में यदि हम बात करें तो 1451 से लेकर 1526 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, ठीक है। तो अब मित्रों आपको क्या करना है, आपको क्रमशः बताना है किसका कितना शासन रहा, कब से। तो सबसे पहले तीसरा आएगा, उसके बाद पहला आएगा, उसके बाद चौथा आएगा, और उसके बाद दूसरा आएगा। ठीक है, 3142 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, जैन अनुयायियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार के लिए कौन सी भाषा अपनाई। जैन अनुयायियों ने अपने सिद्धांतों के लिए प्राकृत, पाली, संस्कृत। तो मित्रों जैन लोगों ने कौन सी भाषा अपनाई थी? प्राकृत भाषा अपनाई थी। पाली भाषा के बारे में बात करें तो पाली भाषा महात्मा बुद्ध के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था जो संबंधित थीं ए लिच्छवी से, बी विधेय से, सी जंत्रिका से, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो मित्रों यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, वो कहाँ की हैं? वो लिच्छवी की हैं। कहाँ की हैं मित्रों? लिच्छवी की हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सेना को 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था?
ऑप्शन है आपका सिकंदर शाह, ऑप्शन बी है शेर शाह, ऑप्शन सी है इस्लाम शाह और ऑप्शन डी है एक से अधिक सही हैं, ऑप्शन ई है एक भी सही नहीं है। तो मित्रों यदि हम बात करें यहाँ पर तो ये जो विभाजन किया है ये शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने किया था। इस्लाम शाह के बारे में अगर हम बात करें तो इस्लाम शाह ने 1545 से लेकर कितने से लेकर 1545 से लेकर 1554 तक शासन किया था और अपने इस 9 वर्ष के शासनकाल में उसने सेना में इतना परिवर्तन कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है, बिहार का गवर्नर नियुक्त होने वाला पहला मुगल शहजादा कौन था? ए शहजादा सलीम, शहजादा परवेज, शहजादा खुर्रम, ओ डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये ऑप्शन सही होगा शहजादा परवेज। क्या होगा? शहजादा परवेज यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ए बिहार शरीफ, बी सिमराव, सी मुंगेर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा सिमराव। कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? ये राजधानी आपकी थी सिमराव पर। ठीक है, ठीक। सिमराव पड़ता कहाँ है मित्रों? सिमराव जो पड़ता है वो चंपारण के पास पड़ता है। किसके पास मित्रों पड़ता है? चंपारण के पास पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार में तुगलकाबाद की स्थापना की थी? किस शासक ने बिहार में तुगलकाबाद की स्थापना की थी? ठीक है, तो ए में है गयासुद्दीन तुगलक, बी में है फिरोज तुगलक, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक या डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक या ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों ये व्यक्ति जो है वो है गयासुद्दीन तुगलक, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। और ये जो ए ऑप्शन है इसके बारे में और बता दें, ये एक क्षेत्र है तिरहुत। क्या है मित्रों? तिरहुत में एक टकसाल शहर की स्थापना की थी। किस शहर की मित्रों? टकसाल शहर की स्थापना की थी और इस टकसाल शहर में एक नगर बसाया जिसका नाम है तुगलकाबाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2226। ठीक है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में दौरान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मित्रों पहला कारखाना शासन स्थापित किया था जहांगीर के समय। जहांगीर से एक अंग्रेज दूत मिलने आया था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। और इस कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने टाइटल दिया था, किसकी उपाधि दी थी? इसको दी थी आपकी उपाधि कैप्टन खान की। किसकी उपाधि दी थी? कैप्टन खान की उपाधि दी थी। ठीक है, चूंकि ये फारसी अच्छा बोलता था और हेमोपैथी का अच्छा डॉक्टर था जिससे जहांगीर इंस्पायर हुए और जहांगीर से उसने किसकी अनुमति ले ली? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री। कहाँ पर? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, अपनी पहली फैक्ट्री का मतलब है ईस्ट इंडिया की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी जहांगीर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो पुर्तगालियों के द्वारा यूज़ की गई थी और पुर्तगालियों में एक वॉइसरॉय थे, गवर्नर थे जिनका नाम था डी अल्मीडा। क्या नाम है? डी अल्मीडा। कौन है? एक पुर्तगाली हैं।
तो पुर्तगाली में आप जानते हो कि भारत में सबसे पहले कौन आया मित्रों? पुर्तगाली आए। तो पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार करने के दौरान क्या किया? व्यापार करने के दौरान उन्होंने एक पॉलिसी ले के आई, जिसके कारण आप कार्टेज पॉलिसी थी कि अगर आपको समंदर के रास्ते व्यापार करना है तो आपको एक प्रकार का टैरिफ देना पड़ेगा, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। यही पॉलिसी सेफ और सिक्योर ट्रेड करने के लिए समंदर के रास्ते पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। और वही पॉलिसी क्या कहलाती है मित्रों? ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कौन लेके आया था? डी अल्मीडा लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। और क्या कह रहा है 28, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। 2. विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 3. लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, 3 और डी 1 से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नहीं थे। क्या? पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर थे। भारत की बिल्कुल बात सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी 2 और 3 सही हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गया में बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति हेतु किसने समुद्रगुप्त के दरबार में धर्म प्रचारक को भेजा था? किसने समुद्रगुप्त के दरबार में धर्म प्रचारक को भेजा था? ऑप्शन ए पुष्यवर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी मेघवर्मन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर मित्रों बात हो जाएगी बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति किसने दी थी? तो ये दी थी मेघवर्मन ने। ठीक है, हेतु किसने समुद्रगुप्त के दरबार में धर्म प्रचारक भेजा था? तो वो थे आपके मेघवर्मन को अनुमति मिल गई और उक्त मंदिर के एक विशाल मठ को प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है? सत्य की खोज में जब सिद्धार्थ ने महल छोड़ा तब उनके रथ चालक का नाम क्या था? ए कंटक, बी राहुल, सी चन्ना, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जब महल छोड़ा था तो उसके सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पंच आहत सिक्कों का उत्कीर्णित है? ए सिंह, बी मोर, सी वृषभ, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा पंचहात सिक्कों को उत्कीर्ण जो थे वो थे बी ऑप्शन, यानी मोर। पंचहात सिक्कों पर उत्कीर्णित कौन था? मोर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है? पल्लवों का शाही प्रतीक था। ऑप्शन ए क्या? पल्लवों का शाही प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए वृषभ, ऑप्शन बी जंगली बरहा, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पल्लवों का जो शाही प्रतीक था वो था आपका वृषभ। क्या था मित्रों? वृषभ। ठीक है, अगर हम जंगली बरहा के बारे में बात करें तो जंगली बरहा मित्रों चालुक्यों का था। किसका था? चालुक्यों का था। ठीक है, बाघ की बारे में बात करें तो ये किसका था? ये चोलों का था। किसका था मित्रों? चोलों का था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सुल्तान अपनी प्रजा से मुक्त हो गया और प्रजा अपने सुल्तान से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह टिप्पणी किसने की?
क्या बताना है? मोहम्मद बिन तुगलक पर की गई इस टिप्पणी किसने की है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी बदाऊनी, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बरनी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों ये जो स्टेटमेंट है वो था बदाऊनी का। किसका था? बदाऊनी का। एक बात और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दें। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा इस्लाम का या ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासन सुल्तान था जो भारतीय त्योहारों को भी मनाता था। होली के त्योहारों में जैसे हम लोग मनाते हैं, हिंदू मनाते थे, उसी प्रकार ये भी मनाता था। इसीलिए कई इस्लामिक पैरोकारों ने उसके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी भी की है। उन्हीं एक टिप्पणियों में से ये टिप्पणी है, और ये टिप्पणी किसने की है? बदाऊनी ने की है। किसने की है मित्रों? बदाऊनी ने की है। ठीक है, इस पर बरनी ने भी इनकी आलोचना की है। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने भी मोहम्मद बिन तुगलक की काफ़ी आलोचना की है। नेक्स्ट चलते हैं। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का दौरा किया देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, कृष्णदेवराय के शासनकाल में, या आपके उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत शाहरुख के दूत हैं। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में भारत आए थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। यानी इनकी भारत यात्रा का समय है 1422 से 46 के बीच। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है उसे समझते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम में स्थापित कीजिए। बताइए, चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में। ठीक है, किसका लड़ा था? चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा था। ठीक है, और इसमें शेर खान जीते थे। सरहिंद के युद्ध के बारे में बात करें, कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध आपका 1540 में लड़ा था। ठीक है, सरहिंद के युद्ध के बारे में बात करें तो 1555 में लड़ा था। ठीक है, और यदि हम बात करें देवरा का युद्ध, किसका युद्ध मित्रों? देवरा का युद्ध गोमती तट के किनारे ये लड़ा गया था 1532 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपका ए ऑप्शन है, यानी 1 2 3 4, यानी 3 1 4 और 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है? बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के पास। क्या कह रहे हैं 36? इसे जरा देखते हैं हम लोग। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, गुप्त प्रशासन की, विजयनगर की, मराठा प्रशासन की, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों अष्टप्रधान जो शासन प्रक्रिया थी या पद थे वो मराठाओं के थे। विजयनगर प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें तो इनके थे अष्ट दिग्गज। क्या हैं? अष्ट दिग्गज हैं इनके। ठीक है, गुप्त के बारे में यदि हम बात करें तो इनके हैं नवरत्न। ठीक है, जैसे इनके नवरत्न हैं वैसे ही अकबर के भी या मुगलों के भी आपके क्या हैं? नवरत्न हैं। किसके? अकबर के। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए जहांगीर विलियम हॉकिंस, यानी जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आए, शाहजहां के दरबार में टैवर्नियर आए, औरंगजेब के दरबार में मनुकी आए। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? एक से अधिक सुमेलित हैं, एक से कम सुमेलित हैं, या इनमें से कोई नहीं। यानी यदि हम बात करें ये जो सारे दिए गए हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, सबके सब क्या हैं? हमारे सही हैं। निम्नलिखित में से किसने उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था? ए दारा सिकोह, बी बनाऊनी, सी अबुल फजल, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसको दिया जाता है? दारा सिकोह को श्रेय दिया जाता है। दारा सिकोह शाहजहां के
पुत्र हैं और इन्होंने सिर ए अकबर शीर्षक से इसका अनुवाद किया था। किससे किया था? सिर ए अकबर के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस मौर्य शासक ने अपने शासन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की आवर्ती व्यवस्था की शुरुआत की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मौर्य शासक कौन है, वो मौर्य शासक है आपका अशोक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर और जरा मिला देते हैं 40 अपना। अरे ये तरह आपको ये बताना है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ ये बातें हैं। तो महाभिनिष्क्रमण जो कहलाता है वो कहलाता है आपका संन्यास लेना, ठीक है। निर्वाण कहलाता है ज्ञान प्राप्ति। धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है पहला उपदेश। महापरिनिर्वाण कहलाता है मृत्यु। यानी आपका चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए उसने कविराज की उपाधि धारण की, बी उसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, सी उनके समय में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा कथन सही है, तो मित्रों चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अगर हम बात करें कि उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दक्षिण भारतीय राजाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए पांड्य समाज मात्र सत्तात्मक था, बी चोलों के पास विशाल समुद्र शक्ति थी, सी चेरों ने सब कभी भी चोलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो पांड्य समाज मात्र सत्तात्मक था, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम पांडवों के बारे में बात करें तो इनकी राजधानी कहाँ पर थी? मदुरई थी, ठीक है। चोलों के पास विशाल समुद्री शक्ति थी, ये बात बिल्कुल सही है। चेरों ने कभी भी चोलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं किए, तो ये बात गलत है। चोलों ने चेरों के साथ वैवाहिक संबंध हुए थे, यानी सी ऑप्शन गलत है। तो इसमें पूछा है कौन से कथन सही है, ए और बी सही है, यानी एक से अधिक हमारा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 43 और सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं और देखते हैं क्या है। मृच्छकटिकम, कालिदास, रत्नावली, यानी ये कुछ कविता पुस्तकें हैं जिसके बारे में बताना है कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। मृच्छकटिकम के बारे में अगर हम बात करें तो मृच्छकटिकम जो है मित्रों शूद्रक द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? रत्नावली के बारे में बात करें तो ये रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। देवी चंद्रगुप्तम के बारे में यदि हम बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त विक्रमोर्वशीयम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन 4 3 1 2 यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो मित्रों जैसा कि आप लोग जानते हैं 1564 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45
45 क्या कह रहा है जरा समझो। निम्नलिखित में किस शासक ने दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली शुरुआत की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी। अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। कौन सी प्रथा की थी? मनसबदारी प्रथा शुरू की थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। ठीक है, यदि हम दो अस्पा और सिंह अस्पा के बारे में जानें तो ये जो थी ये एक प्रकार की रैंक थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदारों को उनकी रैंक यानी जात की में वृद्धि के बिना अतिरिक्त संख्या में सैनिक रखने होते थे। दो अस्पा का जो अर्थ था उसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के लिए आवश्यकता अनुसार घोड़ों की संख्या दुगनी रखनी होती थी, और सिंहस्पा का अर्थ ये है कि मनसबदारों को अपने सवार पद के लिए आवश्यक संख्या में घोड़ों की संख्या तुगनी रखनी होगी। ठीक है, यानी मनसबदारों की रैंक को बढ़ाए हुए बिना घोड़ों की संख्या को वृद्धि करना। सिंहस्पा और दो अस्पा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध मित्रों? सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। ए मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच, बाबर और अफगान के बीच, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों ये युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। किसके बीच? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच 1658 में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन के संदर्भ में सरकार शब्द का तात्पर्य है गांव, प्रांत, जिला। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सरकार जो शब्द आता है वो आता था जिले के लिए। किसके लिए? जिले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और ये कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे मित्रों? 10वें गुरु थे। कौन से? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बराबर की गुफाएं किस संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए थीं? तो बराबर की गुफाएं जो हैं वो अजीबक संप्रदाय की थीं और ये अशोक के द्वारा दी गई थीं इन्हें। किसके द्वारा दी गई थीं? अशोक द्वारा अजीबकों को बराबर की गुफाएं दान दे दी गई थीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रथम जैन संगति का आयोजन था ए राजगीर में, बी पाटलिपुत्र में, सी बल्लभी में, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा 50। तो प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर मित्रों? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है 51? गुप्त काल के संदर्भ में विष्टि का तात्पर्य बंधुआ मजदूरी, जिला, गुप्तचर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम विष्टि के बारे में बात करें तो गुप्त काल में विष्टि यानी बंधुआ मजदूरी होती थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। संगम कालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए तमिल ब्राह्मण मांस और मदिरा का सेवन करते थे, बी सेना के कप्तानों को बल्लाल की उपाधि दी जाती थी, सी सुब्रमण्यम प्रमुख स्थानीय देवता थे, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें सेना के कप्तानों को बल्लाल की उपाधि दी जाती थी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दीवाने बंदगान, फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्तखराज, बलवन, दीवाने कोही, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा? दीवाने बंदगान, जिसमें क्या किया जाता था? फिरोज तुगलक जो दीन दुखियों के बारे में बनाया गया था। दीवाने मुस्तखराज क्या है? मुस्तखराज राजस्व विभाग था और ये मुस्तखराज बलवन ने नहीं, ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी सही सुमेलित नहीं है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना किसने की
जो बिहार तक ही सीमित था। ए शेख बहाउद्दीन जकारिया, बी शेख बदरुद्दीन समरकंदी, सी ख्वाजा बाकी बिल्ला। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की थी शेख बदरुद्दीन समरकंदी द्वारा। किसके द्वारा? शेख बदरुद्दीन समरकंदी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या कह रहा है? अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। करिए भाई। क्या है? सबसे पहले दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत, इबादत खाने का निर्माण, मनसबदारी की शुरुआत। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अकबर ने मनसबदारी प्रथा जो शुरू की थी वो की थी 1574 में। कब की थी? 1574 में। इबादत खाने के निर्माण के बारे में बात करें तो ये की गई थी 1575 में। दहशाला बंदोबस्त के बारे में बात करें तो टोडरमल द्वारा 1580 में इसे लाया गया था। दीन इलाही के बारे में बात करें तो ये 1582 में शुरू किया गया था एक धर्म जिसका नाम है दीन इलाही। तो अगर देखना है तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है किसकी? 74 की यानी 3। उसके बाद शुरुआत हो रही है इबादत खाने की यानी 2। उसके बाद शुरुआत हो रही है 4 यानी 1, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है उसको समझते हैं। क्या है? निम्नलिखित सुधारकों में से किसने सोशल सर्विस लीग का गठन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग यानी सामाजिक सुधार कार्यक्रम, S.A. डांगे, N.M. जोशी, और उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सोशल सर्विस लीग की स्थापना N.M. जोशी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? N.M. जोशी। कब? 1911 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन से सही हैं? तो ये आपके ऑप्शन जो सही हैं वो हैं ऑप्शन 2 और 3। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1896 में इलाहाबाद के अधिवेशन में ये बने थे। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी ये भी थी। महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं थी। महिला अध्यक्ष पहली थी आपकी एनी बेसेंट। क्या थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है, 2 और 3 ये गलत था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या है 58? निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंद करने का सुझाव दिया था? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो सुझाव दिया गया था ये दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण किया। तो सबसे ज़्यादा नहरें जिस व्यक्ति ने बनवाई थीं वो था FST, फिरोज शाह तुगलक। कौन है मित्रों? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के पास और देखते हैं 60 क्या कह रहा है। जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ए जैन धर्म के सभी 5 सिद्धांत महावीर द्वारा दिए गए थे। बी पार्श्वनाथ ने अपने शिष्यों को वस्त्रों को पूरी तरह त्याग करने के लिए कहा। सी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सी सही है हमारा। पार्श्वनाथ ने वस्त्रों को नहीं, महावीर स्वामी ने ऐसा कहा। जैन धर्म के सभी 5 सिद्धांत महावीर स्वामी द्वारा नहीं दिए गए थे। पार्श्वनाथ ने 4 दिए थे, महावीर ने 1 दिया था। तो ऑप्शन कौन सा सही है? केवल सी ऑप्शन हमारा क्या हुआ? सही हुआ। कौन सा? सी।
ठीक है। महावीर, अब जरा सुन लेते हैं, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। क्या दिया था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह, धन इकट्ठा न करना। ये इनके थे। ये किसके थे? पार्श्वनाथ के। इन्होंने केवल एक दिया था और वो था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। ये किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अपने संदेश के प्रचार हेतु हिंदी के प्रयोग करने वाला पहला भक्ति संत था? हिंदी का प्रयोग करने वाला पहला भक्ति संत दादू, कबीर, रामानंद, इनमें से एक से अधिक। तो मित्रों, पहला भक्ति संत था आपका रामानंद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया? तो पहली बार जन गण मन इलाहाबाद के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? सॉरी, जनगण, ये वंदे मातरम, यहाँ जो गाया गया था वो क्या था? वंदे मातरम। ठीक है, जनगण मनगढ़ गाया गया था 1911 में, जनगण मन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ए अरविंदो घोष, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी लाला लाजपत राय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अगर हम बात करें तो ये थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उग्र राष्ट्रवाद के पैरोकार नहीं थे। 64वां क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? जतेंद्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, मजहरुल हक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। कौन हैं? सचिंद्र नाथ सान्याल। 64। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या है? 65 है हमारा। क्या है 65? जरा उसे समझते हैं। नंबर ए, काकोरी ट्रेन डकैती केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, बी वीर सावरकर और वासुदेव, सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई थी। किससे? फांसी काकोरी ट्रेन से। नेक्स्ट 66, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष के तरीके के रूप में अपनाए गए बंगाल विभाजन के विरुद्ध, होम रूल आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो मित्रों, 1905 में बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था और उसी में बहिष्कार भी किया गया था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है 67? मौर्य स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, ये अत्यधिक पॉलिशदार थे, बी, उन्हें खंडों में स्थापित किया गया था, सी, सभी स्तंभों को शीर्ष पर सिंह बने हुए थे, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अगर हम बात करें मौर्य स्तंभों के बारे में तो ये अधिकतर कैसे थे? पॉलिशदार थे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्या है 68? इसे समझते हैं। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इन 4 प्रस्तावों को बनाए रखने या अस्वीकार करने की प्रश्न वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित अगले कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन का कारण बना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावों में से एक नहीं था? ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन को रद्द करना, बी, स्वदेशी को और बहिष्कार, सी, राष्ट्रीय शिक्षा, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बंगाल विभाजन को रद्द करना 1906 में। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69?
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ए 1929, बी 1930, सी 1932 या डी 1900। ठीक है, तो ये है आपका ए 1929 में। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। कौन है? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। दूसरे कौन है? मोहम्मद जुबैर ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तीर्थंकर और उनका प्रतीक सही सुमेलित नहीं है? क्या है? ऋषभनाथ बैल, पार्श्वनाथ भैंस, महावीर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर पार्श्वनाथ का जो भैंस दिया गया है ये क्या है? गलत है। क्या है मित्रों? पार्श्वनाथ का भैंस नहीं है, पार्श्वनाथ का क्या है? आपका सर्प है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से संबंधित था? क्लाइव, स्लीमन, अलेक्जेंडर वंश, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों कैप्टन स्लीमन जो थे वो ठगों पर बैन लगाने के लिए जाने जाते हैं। कौन? कैप्टन स्लीमन ने विलियम बेंटिक की सहायता से यहाँ पर इन्हें नियुक्त किया था और उन्होंने ठगों पर बैन लगाया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगा, कोल विद्रोह। नील विद्रोह के बारे में यदि हम बात करें तो ये 1860 में है। कब है? 1860। संथाल विद्रोह के बारे में बात करें तो ये 1855 में है। कब है? 1855-56 में। कहाँ? 55-56 में। ठीक है, कोल विद्रोह के बारे में अगर हम बात करें, क्या? दक्कन के बारे में यदि हम बात करें, दक्कन दंगा और कोल विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों आपका सही हो जाएगा कोल विद्रोह सबसे पहले, उसके बाद दक्कन विद्रोह, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दक्कन दंगा हुआ था 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। और कोल विद्रोह जो हुआ था वो मित्रों हुआ था 31-32 में, 1831-32 में। ठीक है, तो आपका क्या होगा? 4, 2, 3, 1, 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या कह रहा है 73 के बारे में यदि हम बात करें तो वो है निम्नलिखित सुधारकों में से किसने इंडियन यार साक्य ठीक है, तो 73 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित सुधारकों में से किसने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? एम.जी. राना डे, रघुनाथ राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एम.जी. राना डे, रघुनाथ राय द्वारा क्या की गई थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या कह रहा है 74? इसे समझते हैं हम लोग। 74 कुछ बातें कह रहा है और आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, पहला,
इल्तुतमिश ने शासनकाल में चंगेज़ खान के भगोड़े ख्वारिज्म के राजकुमार का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया। ये बात बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान राजधानी दिल्ली के देवगिरी से स्थानांतरित की गई, बिल्कुल सही है। अष्टदिग्गज का संबंध विजयनगर साम्राज्य के देवराय के शासन से था, ये भी बिल्कुल सही, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है 1 और 2, 1 और 2 और 3, 1 और 3। तो यहाँ पे यदि जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा आपका कौन सा, कृष्णदेव राय होंगे, कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन 1 और 2 हैं। यहाँ पर जो राजा हैं वो जरा देखते हैं क्या नाम है इन राजा का, देवराय नहीं, यहाँ ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनका नाम है कृष्णदेव राय। क्या नाम है मित्रों, कृष्णदेव राय हैं, ठीक है, इसलिए 2, 1 और 2 सही हैं केवल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खोज मित्रों की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 76। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जॉन, चार्ल्स विल्किंसन, जॉन मार्शल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो चार्ल्स विल्किंसन ने सबसे पहले गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हैं जो वो हैं आपके महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखते हैं, पहला प्रथम मैसूर मद्रास की संधि, ठीक है। द्वितीय अंगल मैसूर मंगलोर की संधि, ठीक है। चतुर्थ अंगल मैसूर नहीं, ये हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है 79, इसे समझते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के निम्नलिखित वायसरायों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो यहाँ पर मित्रों जो है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो 1899 से 1905 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में बात करें 1916 से 1921 तक, ठीक है। लॉर्ड होर्डिंग के बारे में बात करें 1910 से 1916 तक, ठीक है। लॉर्ड इरविन के बारे में बात करें 1926 से 1931 तक। तो आपका क्रम सामने रखा हुआ है, आप बता सकते हैं। तो इनका ऑप्शन बनेगा आपका 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्नलिखित आंदोलन के दौरान राहुल संक्रांतायन ने निम्नलिखित में से किस जिले में सक्रिय थे। तो राहुल संक्रांतायन, इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे है, निम्नलिखित में से छपरा जिले में क्या थे, सक्रिय थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भाग निकला था। तो हजारीबाग जेल से जो व्यक्ति भाग निकले थे उनका नाम था रामानंद मिश्र, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र, यानी ये दोनों, और रामनंद्र मिश्र, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष 1574 में जब अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया तब बिहार का शासक कौन था। दादा दाऊद खान कर्रानी, ताज खान कर्रानी, बहार खान नुहानी। तो इस समय जो राजा थे वो थे दाऊद खान कर्रानी।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित सिकंदर लोदी ने वर्ष 1495 में बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो बिहार का गवर्नर दरिया खान नोहानी को नियुक्त किया था। किसे किया था? दरिया खान नोहानी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या कह रहा है उसे समझते हैं। 84 पर, किसने पटना शहर का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा? औरंगजेब, प्रिंस आजिम, बहादुर शाह। तो ये नाम जिस व्यक्ति ने बदला उसका नाम था प्रिंस आजिम। क्या नाम था? प्रिंस आजिम ने 1702 में अंग्रेज औरंगजेब द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कब? 1702 में औरंगजेब का सूबेदार नियुक्त किया, इसलिए उन्होंने इसका नाम बदल दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापे का आयोजन किया था? लक्ष्मी सहगल, जे.एम. सेनगुप्ता, सूरसेन। तो वो व्यक्ति थे चटगांव से संबंधित सूरसेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन 1916 के बारे में बताइए। कौन सा सही? इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। इस सत्र के उदारवादी और उग्रवादी पुनः एक साथ आए थे। ये भी सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ये भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक आपको बताना है गलत कौन है। तो कोई बात गलत नहीं है, यानी ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 1832 में दर्पण समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? गोपाल बाबा वालंगकर, गोपाल गणेश अगरकर, बाल शास्त्री जंभेकर। तो ये किसने किया था? ये किया था आपके बाल शास्त्री जंभेकर ने। किसने किया था? बाल शास्त्री जंभेकर ने। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, बी राजकुमार शुक्ल, सी श्री कृष्ण सिंह, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किया था स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। नंबर ए, चंपारण आंदोलन मूलतः था भू राजस्व के विरोध में, नकदी फसलों के विरोध में, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीतियों के विरोध में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आंदोलन था ये था नकदी फसलों के विरोध में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। वल्लभ भाई पटेल के नाम से साथ सरदार उपसर्ग जोड़ा गया। असहयोग आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन के दौरान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल में सरदार जो उपसर्ग जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था बारदौली। कौन सा? बारदौली सत्याग्रह से। किन सत्याग्रह से? बारदौली सत्याग्रह से। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ई सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन से, बिहार में जातीय आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये संबंधित थे मित्रों बिहार में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से संबंधित था? तो ये संबंधित था किससे? ये संबंधित था रायपुर से। ठीक है। भूदान आंदोलन कहाँ संबंधित था? रायपुर से। ठीक है। स्वैच्छिक भूमिदान से संबंधित है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। वर्ष 1920 में खिलाफत समिति में सम्मिलित सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? तो वो सम्मेलन आयोजित किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ पे किया गया था? इलाहाबाद में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के पास और देखते हैं क्या कह रहा है 94। प्रसिद्ध नारा स्वराज जन सामान्य के लिए होना चाहिए, केवल भद्रलोक के लिए नहीं, दिया गया C.R. दास, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये नारा जिसके द्वारा दिया गया था ये है C.R. दास के द्वारा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने पहली बार कब पारित किया? 29 में, 35 में, 42 में। तो भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया, वो समय है वर्ष 1929 में, लाहौर के अधिवेशन के दौरान। किसमें? लाहौर के अधिवेशन के दौरान, लाहौर के अधिवेशन के दौरान। ठीक है, और ये जो अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया था। इसी कारण है कि आपका संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी को ही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? प्रकाश कुमार मेहता, महादेव लाल सर्राफ, श्री कृष्ण सिंह। तो ये किया था महादेव लाल सर्राफ ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। निम्नलिखित में से किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इन तीनों ने ही क्या लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, तीनों लोगों ने। तो कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पहली बार राम से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा अगस्त 1932 में एक अलग निर्वाचन समूह का गठन किया गया। एंग्लो इंडियन के लिए, मुसलमानों के लिए, अस्पृश्यों के लिए। निम्नलिखित में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? ये सही होगा सी ऑप्शन, अस्पृश्यों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या है? वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन। तो यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पर थे जया प्रकाश नारायण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। वर्ष 1938 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये थे उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 में इनमें से किसी को नहीं चुना गया था। 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और यहाँ पर अध्यक्ष सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। बटलर समिति का उद्देश्य था? किसका? बटलर समिति भारतीय रियासतों और ब्रिटिश शासन के बीच संबंधों को सुधार करना, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर का कार्यान्वयन करना। डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सही होगा भारतीय रियासतों और ब्रिटिश शासन के बीच संबंधों को सुधारने के लिए बटलर समिति का गठन कब किया गया था? इस समिति का गठन हुआ था 1927 को। ठीक है, कब हुआ था? 1927 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया 26 मार्च 1940, 24 अगस्त 1940, 15 अगस्त 1944। तो ये किया गया था आपका 15 अगस्त 1944 में। ठीक है, 15 अगस्त 1944 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? लोप्त मोम तकनीक का उपयोग पुरुष एवं महिला दोनों ही स्वयं को सजाने के लिए मोतियों और कीमती पत्थरों का उपयोग करते थे। ठीक है, मोहरों का व्यावसायिक उपयोग होता था। तो ये आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मित्रों, ये सिंधु घाटी सभ्यता में लुप्त मोम तकनीक का उपयोग किया जाता था। पुरुष और महिला दोनों ही सजने के लिए काम करते थे। मोहरों का व्यावसायीकरण के लिए उपयोग किया जाता था। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे जो आंसर आपका बैठेगा वो ई आंसर बैठेगा। कौन सा बैठेगा? ई आंसर बैठेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104।
अनेकांतवाद के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी संस्थाओं के तीन पहलू अर्थात द्रव्य, गुण और पर्याय होते हैं। ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अनेकांतवाद जो संबंधित है मित्रों, वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे है मित्रों? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, सभी संस्थाओं के तीन पहलू हैं। नेक्स्ट चलते हैं 105। निम्नलिखित में से किस शहर को मध्य एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो मध्य एशिया का प्रवेश द्वार की अगर हम बात करें मध्य एशिया के प्रवेश द्वार की बात करें तो वो है आपका तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। बलात् श्रम का उपयोग किए बिना सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कराया था किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट है पूना पैक्ट का पर हस्ताक्षर हुए थे। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे 24 सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो ये मित्रों हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। ठीक है, BR अम्बेडकर के बीच। नेक्स्ट 108। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था मित्र मेला का आयोजन किसने किया? BD सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किया था BD सावरकर ने। किसके द्वारा होता था? BD सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्या है? कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। ये बताना है कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा। 26 मई 1943 को, 24 जुलाई 1944 को, 21 अगस्त 1945 को, 24 मार्च 1946 को। तो मित्रों कैबिनेट मिशन जो पहुंचा है वो पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। कब? 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्या है? जेल जाने वाला पहला भारतीय पत्रकार कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, BR अम्बेडकर, MK गांधी, लाला लाजपत राय। तो पहला व्यक्ति जो था वो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए। भैरोवाल की संधि अगर हम बात करें कश्मीर के मुद्दे पर, सिख लाहौर संधि के संतुष्ट नहीं थे अंग्रेज। ठीक है, सिख लाहौर संधि, तो उन्होंने 1846 में भैरोवाल की संधि की। कब की? 1846 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्या है 112? 1929 में मेरठ षड्यंत्र में कौन शामिल था? फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रेडले, शौकत उस्मानी, ऐसे डांगे। तो मेरठ षड्यंत्र के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों मेरठ षड्यंत्र में फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रेडल, शौकत उस्मानी, ऐसे डांगे सभी थे। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी आंसर E होगा। नेक्स्ट चलते हैं बम्बई में प्रार्थना समाज किसने शुरू की? A केशव चंद्र सेन, B महादेव गोविंद रानाडे, C आत्माराम पांडुरंग, D RG भंडारकर, E उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये होगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 और देखते हैं क्या कह रहा है 114। 1857 की विद्रोह में नेता हैं और वो क्षेत्र हैं। तो दिल्ली के बारे में यदि हम बात करें तो खान महल, लखनऊ के बारे में बेगम हजरत महल, दिल्ली के बारे में जनरल बख्तर खान हैं। ठीक है, बरेली खान बहादुर, बागपत शाह महल। यानी 1 4 3 2, 1 4 3 2। कौन सा सही सुमेलित है? तो ए ऑप्शन हमें क्या लग रहा है? सही सुमेलित होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए सही है और 3 सही है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर।
देखते हैं 5 क्या कह रहा है। जिस्म रेमेन योजना संबंधित है ए क्रांतिकारी समूह से, बी उदारवादी समूह से, सी एक धार्मिक समूह से, डी आंगनवाड़ी समूह से, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिम्मरमैन योजना संबंधित है मित्रों क्रांतिकारी समूह से। नेक्स्ट चलते हैं 116। निम्नलिखित में से कौन बिहार आने वाला पहला यूरोपीय था? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, डेनिश। तो सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे वो पुर्तगाली आए थे भारत में। कौन आया था मित्रों? पुर्तगाली, क्योंकि वास्को डी गामा 1498 में ही आ गया था। इमारत सरिया की स्थापना किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन। तो 100 यहाँ पर क्या है? खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? संथाल, मुंडा, तमाड़ बहावी। तो संथाल, बुद्धा, तमाड़ बहावी, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं महात्मा गांधी को अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर कर दिया गया था? तो महात्मा गांधी को अफ्रीका के सेंट पीटर्सबर्ग से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं था? एम.जी. स्ले, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। तो कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण चंपारण समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्या है? वैभव योजना के अंतर्गत फेलोशिप प्रदान की जाती है। क्या की जाती है? फेलोशिप भारतीय मूल के व्यक्तियों को, डेक्सिया के पीड़ित बच्चों को, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो दी जाती है ये केवल भारतीय मूल के लोगों को दी जाती है। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन सा केंद्र कहाँ पर है। ढोलक, हस्तनिर्मित कागज, गौरा पत्थर, सिंह शिल्प, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ढोलक जो है वो कहाँ पर है? ढोलक अमरोहा में बनती है, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हस्तनिर्मित कागज़ के बारे में बात करें तो हस्तनिर्मित कागज़ कालपी में है। गौरा पत्थर के बारे में बात करें महोबा में है। सींग आपका शिल्प में है, यानी आपका ऑप्शन बना 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। तो वैश्विक पवन दिवस के बारे में बात करें तो मित्रों वैश्विक पवन दिवस मनाए जाने की बात होती है 15 जून को। नेक्स्ट, वैगनर ग्रुप एक निजी सैन्य इकाई है। यूएसए, इजराइल, रूस, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये है आपकी वैगनर ग्रुप रूस की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर आता है? ठीक है, तो 135 127। तो लैंगिक अंतराल सूचकांक से भारत जो आता है वो आता है 127। किससे आता है? 127। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंद्रयान 3 का रोवर पेलोड है? अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत विश्व में लैब उत्पादित मीट में मंजूरी देने वाला प्रथम देश। तो लैब उत्पादित मीट में मंजूरी देने वाला प्रथम देश के बारे में बात करें तो वो देश होगा सिंगापुर। कौन सा होगा? सिंगापुर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है? ब्लड ईगल की IUCN स्थिति क्या है? ब्लड ईगल की IUCN स्थिति क्या है? ऑप्शन ए सुभेद, संकटग्रस्त, कम चिंतनीय। तो ये है इंडेंजर्स। नेक्स्ट है 129। एलिगेटर गार मछली के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह भारत की मूल प्रजाति है, ए ऑप्शन।
बाफिन प्रजाति के करीबी मानी जाती है। बी ऑप्शन, केवल जम्मू कश्मीर की झीलों में पाई जाती है। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के डल झील में क्या एल्गीमीटर पाई जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। यह भारत की मूल प्रजाति है। यदि इस बात पर जाएं तो एलिगोर मछली आमतौर पर मध्य अमेरिकी मैक्सिको की मूल प्रजाति है। कहाँ की? मैक्सिको की, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यह बोफिन प्रजाति के करीबी मानी जाती है। ये मगरमच्छ जैसे दांत अत्यधिक नुकीले बोफिन प्रजाति के करीबी मानी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? उपरोक्त में से एक से अधिक, एक यानी ए सत्य नहीं है, बी सत्य है, सी सत्य है। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा मित्रों ए, मैक्सिको वाली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। खर्ची पूजा उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, ई एक से अधिक। तो खर्ची जो उत्सव है वो 7 दिवसीय उत्सव है और ये कहाँ पर मनाया जाता है मित्रों? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ पर? त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ई ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 131, रानी दुर्गावती किस राजवंश की थी? चंदेल, चौहान, परमार, सोलंकी। तो रानी दुर्गावती जो थी वो मित्रों थी चंदेल राजवंश की। कहाँ की? चंदेल राजवंश की थी। और रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल राजवंश के कलिंजर में रहती थी। ठीक है, और 1548 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद तब नाबालिग पुत्र वीर नारायण के उत्तराधिकारी के रूप में रानी दुर्गावती गद्दी पर बैठीं और दुर्गावती के दौरान पड़ोसी मालवा राजा बाज बहादुर ने युद्ध किया, जिसे बाद में अकबर से हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्या है? नेमेडिक एलिफेंट भारत और के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास था। तो ये जो अभ्यास था कजाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड। तो नेमेडिक एलिफेंट ये मंगोलिया और भारत के बीच किया गया सैन्य अभ्यास है। किस भारतीय फिल्म को यूगी बाफ्टा स्टूडेंट अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया? तेमो, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, प्रियमी। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो फिल्म है आपकी प्रियो अमी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। विंबलडन पुरुष एकल 2023 के विजेता नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कोराज। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये हैं आपके कौन? 100 कार्लोस अल्कारेज। क्या है? कार्लोस अल्कारेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। 2021 में गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ग्रामीण बैंक, गीता प्रेस, रामकृष्ण मिशन। तो ये पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है? ये पुरस्कार मित्रों मिला है किसे? गीता प्रेस को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। अटलांटिक घोषणा के बीच की एक घोषणा है यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी। तो ये है मित्रों घोषणा किसकी? 136, यानी यूएसए और यूके के बीच। नेक्स्ट 137। मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? मेकेदातु परियोजना मित्रों है कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। किस पर? 138 पर। क्या कह रहा है 138? ओडेसा बंदरगाह स्थित है ग्रीस, यूक्रेन, नॉर्वे। तो ओडेसा बंदरगाह मित्रों स्थित है यूक्रेन में। किस पर? यूक्रेन में। नेक्स्ट, मैतेई समुदाय मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मैतेई समुदाय मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से है संबंधित? मणिपुर से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट लाउंज शुरू किया गया नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो ये शुरू किया गया है लाउंज एयरपोर्ट नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अमृत सरोवर योजना के तहत आहार प्राप्त करने के लिए किस जल निकाय का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए?
आधा एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये कितना होना चाहिए मित्रों? तो ये होना चाहिए आपका 1 एकड़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। NIRF रैंकिंग 2023 में IIT पटना किस स्थान पर है? NIRF रैंकिंग में IIT पटना के बारे में बात करें तो वो है आपकी 66वें स्थान पर। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में कुषाणकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है? भागलपुर, बेगूसराय, लखीसराय, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये प्राप्त हुई है कहाँ पर? लखीसराय में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर। बिहार में सबसे बड़ा ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार। तो ये किया जाएगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया? पटना, भागलपुर, सारण। तो ये किया गया है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। हाल ही में भारतीय पैरा ट्रैक साइकिलिंग टीम के लिए बिहार में किसका चयन हुआ है? तो चयन कौशल किशोर सिंह, बाला जलाउद्दीन, अभय कुमार लुइस। तो किसका हुआ है? बाला जलाउद्दीन का। RAW के नए प्रमुख रवि सिन्हा का संबंध बिहार के किस जिले से है? दरभंगा, जमुई। ठीक है, किनसे? दरभंगा, जमुई। भोजपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हैं आपके भोजपुर से। ठीक है। 148, बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आपके गायत्री कुमार, तेजवत सुशीला देवी। तो ये हैं गायत्री कुमारी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बिहार में हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस पटना के बीच चलती है धनबाद, रायपुर, रांची। तो ये चलती है कहाँ पर? धनबाद, रायपुर, रांची, यानी ऑप्शन सी रांची। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये हमारा आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार में स्मिता कुमारी ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन ए सेंटर स्प्लिट आसन, समकोणासन के लिए, लंबी कूद के लिए, जल के अंदर योग के लिए, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो स्मिता कुमारी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है वो बनाया है सेंटर स्प्लिट आसन में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। यानी आपका आज का जो पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चन थे बिहार PCS से संबंधित वो कंप्लीट होता है। और मित्रों शीघ्र ही हम लोग शेष पेपर भी अपलोड कर देंगे और इसके साथ ही हम लोग बिहार PCS के साथ साथ UPRO ARO के भी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए जाएंगे। और इसके अलावा राजस्थान PCS को देखते हुए शीघ्र ही राजस्थान PCS के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए जाएंगे मित्रों। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। धन्यवाद और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।